Hello students, you are watching Pharma Quick, your only solution to memorize pharmacology on your fingertips. In this lecture, we will be discussing a very important topic, that is the intracellular receptors, and which are also called as nuclear receptors. So without much ado, let's start the lecture. Dear students, we will be discussing intracellular receptors, which are also called as nuclear receptors. So let's assume this is a cell, this is inside of the cell, and there it contains a nucleus as well. Now the question is, you have to think about it कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. And your time starts now. Yes, you're right. न्यूक्लियस के अंदर डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है, न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है और इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस भी. So let's assume this is a drug molecule, और ये ड्रग मॉलिक्यूल इट हैज टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल. तो एक ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल या ऐसा लाइगेंड जिसने सेल मेम्ब्रेन भी क्रॉस करनी है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्रॉस करनी है, इट मस्ट हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज. और वो प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? इट शुड बी लिपिड सॉल्युबल एंड इट शुड बी हैविंग वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज. तो अगर एक ड्रग मॉलिक्यूल ये प्रॉपर्टीज लेकर आता है तो वो इजीली एंटर हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्रॉस करके न्यूक्लियस में एंटर हो सकता है. यहाँ पे ये ड्रग मॉलिक्यूल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को जाके एक्टिवेट करता है. ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं. फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, 3, 4 और इस तरह के डिफरेंट फैक्टर्स हैं. ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जाके बाइंडिंग प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं और ये बाइंडिंग प्रोटीन्स पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट करने के अंदर. तो एक डीएनए के से जो कि ऑलरेडी सिंथेसाइज हुआ है, इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के थ्रू मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस होनी है. तो ट्रांसक्रिप्शन के एंड में डीएनए सिंथेसाइज करते हैं मैसेंजर आरएनए, जिसके पास एक सीक्वेंस होती है नाइट्रोजनस बेसिस की. इस प्रोसेस में कलेक्टिवली जो जीन है अपने आप को वो एक्सप्रेस करते हैं और जो इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है, वो आगे ट्रांसफर होती है. अब मैसेंजर आरएनए की जब सिंथेसिस हो जाती है तो ये डीएनए में स्टे नहीं करता है, बल्कि ये साइटोप्लाज्म में जाता है. और साइटोप्लाज्म में ये कहाँ पे जाता है? राइबोसोम्स में. नाउ यू हैव टू आंसर मी अगेन कि राइबोसोम्स के अंदर ऐसा कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है और उसके नतीजे के अंदर कौन से सब्सटेंसेस की सिंथेसिस हो रही होती है. थिंक अबाउट इट. Yes, you're right. राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है और जिसके नतीजे के अंदर अमाइनो एसिड्स की प्रोडक्शन होती है, यानी प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है. तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि ये जाके राइबोसोम्स में मैसेज लेकर जाता है और वहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. ये प्रोटीन्स जब सिंथेसाइज हो जाती हैं तो ये डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस या इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और उसके नतीजे के अंदर डिफरेंट स्टिमुलेशन या फिर इनहिबिशन का प्रोसेस होता है. ये प्रोटीन्स मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये स्ट्रक्चरल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या फिर मेम्ब्रेन्स की जो है वो फंक्शनैलिटी में अपना हिस्सा लेते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस. वो ड्रग्स जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं उनमें से स्टेरॉइड्स हैं, ट्राइमेथोप्रिम है जो कि यूटीआईज को ट्रीट करने में यूज होता है, एरिथ्रोमाइसिन है जो कि एक एंटीबायोटिक है. So this was all about the intracellular receptors. All this information and knowledge was taken from a textbook of Lippincott pharmacology. इसके अलावा ये Katzeng pharmacology से भी ये सारा कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया है. तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं अच्छी तरीके से तो आपको Katzeng या Lippincott का तमाम कॉन्सेप्ट जो है you will be able to understand that. Thank you for watching and sharing this video. Subscribe this channel for all the upcoming lectures. ये चैनल सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि इससे जो एल्गोरिदम है YouTube का वो इस वीडियो को उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचाता है जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स को समझना चाहते हैं.